नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। भारत के उपराष्ट्रपति पद में रहे जगदीप धनखड़, वर्चुअली नंबर 2 पोजीशन में रहे जगदीप धनखड़ साहब इन दिनों लापता बताए जा रहे हैं। वो ये कहाँ हैं, इसको लेकर नाना प्रकार के कयासों का दौर जारी है। ऐसे में मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता याद आ गई। तो चलिए पहले सुनते हैं अटल जी की उस कविता को, फिर चर्चा करते हैं उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ साहब की कथित गुमशुदगी की। गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह हो गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर न केवल राजनीतिक हलकों को चौंकाया, हिलाया, बल्कि इसके बाद सार्वजनिक रूप से वे नजर नहीं आ रहे हैं और उनकी इस गुमशुदगी को लेकर, इस कथित गुमशुदगी को लेकर पूरे देश में नाना प्रकार की अटकलों का, कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया है। इस्तीफे के बाद से ही उनकी लोकेशन और स्वास्थ्य स्थिति पर केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है। ना तो राष्ट्रपति सचिवालय, ना ही गृह मंत्रालय ने या किसी मंत्री ने इस पर कोई बयान जारी किया है। यही चुप्पी अब विपक्ष के सवालों को तेज कर रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वे उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। कपिल सिब्बल का कहना है कि धनखड़ साहब और वे मित्र रहे हैं और दोनों ने कई केसेस साथ किए हैं। आपको पता होगा, जगदीप धनखड़ राजनीति में आने से पहले वकील थे। कपिल सिब्बल ने यह सवाल तक उठा दिया है कि क्या हम उनकी तलाश के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हैबिस कॉर्पस पिटीशन दायर करें। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पूर्व उपराष्ट्रपति की कुशल सेम और ठिकाने के बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी देने की मांग तक कर डाली है। धनखड़ की संवैधानिक यात्रा हमेशा विवादों के घेरे में रही है, यह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। एक वरिष्ठ वकील के रूप में उनका करियर लंबा रहा, लेकिन 2019 के बाद जब वे राजनीति में आए और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने, उसके बाद से धनखड़ साहब लगातार गलत कारणों के चलते सुर्खियों में रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनका टकराव खुली राजनीतिक लड़ाई में बदल गया था। विपक्ष के आरोप थे कि उन्होंने राज्यपाल के संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंट के रूप में राजनीतिक एजेंडे के लिए काम किया। राज्य सरकार की नीतियों की धनखड़ साहब उन दिनों सार्वजनिक आलोचना करते थे, विधानसभा की कार्रवाई में वे हस्तक्षेप करते थे और ट्विटर पर तो धनखड़ साहब कमाल के एक्टिव थे। वे लगातार राजनीतिक टिप्पणियां करते रहते थे। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल पद का इस्तेमाल केंद्र और राज्य के टकराव को तेज करने के लिए धनखड़ साहब जाने जाते रहे। 2022 में उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया और उपराष्ट्रपति पद में आसीन होने के बाद राज्यसभा के सभापति के रूप में भी उनका कार्यकाल विवादों से भरा रहा। विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते थे कि वे सदन की कार्रवाई में पक्षपात करते हैं, विपक्षी नेताओं के भाषणों को बार बार रोकते हैं, असहमति जताने पर सदस्यों को निलंबित कर देते हैं और सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों को बगैर पर्याप्त चर्चा के पारित करा देते हैं। कई बार तो पूरे विपक्ष ने उनके आचरण में तीखी आपत्ति दर्ज कराई। दिसंबर 2023 में जब विपक्षी सांसदों ने नए आपराधिक कानूनों पर विस्तृत बहस की मांग की थी, तब धनखड़ साहब ने सीमित समय में चर्चा कराकर विधेयकों को पारित करा दिया, जिसे विपक्ष ने एक अलग लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताया, घोर अन्याय बताया।
आपको याद होगा, आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार विपक्ष ने किसी उपराष्ट्रपति के लिए, जो कि राज्यसभा का सभापति भी होता है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं उनका उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल विपक्षी दलों की दृष्टि से निष्पक्षता की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। ऐसे में अचानक उनका इस्तीफा और फिर सार्वजनिक रूप से गायब हो जाना न केवल संवैधानिक बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी चौंकाने वाला है। राजनीतिक हलकों में यह प्रश्न भी उठ रहा है, और ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, कि क्या भाजपा को आशंका है कि धनखड़ पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तरह पदमुक्त होने के बाद ऐसे बयान या खुलासे कर सकते हैं जो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को असहज कर दे। आपको याद होगा, सत्यपाल मलिक ने 2022 में मेघालय का राज्यपाल पद त्यागने के बाद खुले मंचों से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चूक, पुलवामा हमले और किसानों के आंदोलन जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना शुरू कर दी थी। उनके इंटरव्यू और बयान भाजपा के लिए कई बार असहज स्थिति पैदा करने लगे थे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक वार्ता सत्यपाल मलिक के साथ की थी जो बड़ी चर्चा में रही, जिसमें सत्यपाल मलिक ने खुलकर ऐसे मुद्दों पर बोला जिनसे सत्तारूढ़ दल बैकफुट में आ गया था। विपक्ष का मानना है कि धनखड़ भी अपनी तेज तर्रार शैली और कानूनी और पार्लियामेंट्री अनुभव के आधार पर सत्ता के खिलाफ असहज करने वाले सवाल खड़े कर सकते हैं। इन राजनीतिक अटकलों के बीच यह पूरा मामला संवैधानिक और कानूनी संदर्भ में और भी गंभीर हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति, विशेष रूप से उपराष्ट्रपति जैसे उच्च पद पर रहे व्यक्ति की मर्जी के विरुद्ध उन्हें निरुद्ध किया गया हो या निरुद्ध किए जाने का संदेह हो, डिटेन किए जाने का संदेह हो, हाउस अरेस्ट का संदेह हो, तो भारतीय संविधान में एक उपाय दिया गया है जिसे हम हैबेस कॉर्पस कहते हैं। ये त्वरित उपाय है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार देता है, जिससे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अदालत से यह कह सकता है कि वे आदेश दें कि ऐसे व्यक्ति को अदालत के सामने लाया जाए जिसे गैर कानूनी तरीके से डिटेन किया गया हो। यह संवैधानिक उपचार आज इसलिए भी अधिक सशक्त है क्योंकि 1975 से 77 के आपातकाल में जो धुंध और कानूनी अंधेरा छाया था, वह सुप्रीम कोर्ट के बहुचर्चित एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला फैसले में साफ दिखा था। 1976 में जब न्यायपालिका, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समक्ष नतमस्तक हो गई थी, तब 4 न्यायाधीशों के बहुमत ने यह माना था कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को रोक दिया जा सकता है और बंदियों को अदालत से राहत नहीं मिल सकती, यहाँ तक कि हैबेस कॉर्पस की भी नहीं। यह निर्णय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की रक्षा में एक गहरी चोट के रूप में देखा जाता है। लेकिन इसी अंधेरे में न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना का एकल असहमति मत लोकतंत्र की लौ को जलाता रहा था। जस्टिस खन्ना ने कहा था अपने जजमेंट में, जो उनका डिसेंटिंग जजमेंट था, इवन इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल 21 द स्टेट हैज गॉट नो पावर टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अनुच्छेद 21 के अभाव में राज्य को किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से वंचित करने का अधिकार नहीं है जब तक कि कानून द्वारा अनुमति ना हो। ये जस्टिस खन्ना ने अपने डिसेंटिंग नोट में लिखा था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार राज्य के द्वारा दिया गया दान नहीं है, बल्कि मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। उनका यह साहसिक रुख उन्हें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बनने से वंचित कर गया, लेकिन उन्होंने न्यायपालिका की गरिमा बचाने के लिए अपनी वरिष्ठता और अपने पद का बलिदान दे दिया था। 1968 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जाने का फैसला दिया गया। 2017 में के.एस. पुट्टुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मुकदमे में
9 न्यायाधीशों के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, एडीएम जबलपुर मस्ट बी एंड इज अकॉर्डिंगली ओवररूल्ड। अदालत ने स्वीकार किया कि बहुमत निर्णय गलत था और न्यायमूर्ति खन्ना का असहमति मत ही संवैधानिक रूप से सही है। आज की स्थिति में यदि धनखड़ के मामले में वास्तव में कोई अनाधिकृत निरुद्धि या हाउस अरेस्ट हो तो अदालत का हस्तक्षेप लगभग सुनिश्चित है। सवाल लेकिन यह है कि अब तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण सामने क्यों नहीं आया और सरकार आधिकारिक बयान देने से क्यों बच रही है। आप इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इतिहास के मैं कई उदाहरण आपको दे सकता हूं। एक ऐसा उदाहरण है सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता मिखाइल गोर्बाचोव का। 1991 में जब सोवियत संघ में तख्ता पलट हुआ था, मिखाइल गोर्बाचोव को क्रीमिया के एक फॉरेस्ट विला में कुछ दिनों के लिए हाउस अरेस्ट रखा गया। लेकिन तब घटनाक्रम बहुत ट्रांसपेरेंट था, पूरे विश्व को मालूम था कि तख्ता पलट हुआ है और सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव को एक पर्टिकुलर स्थान में कैद रखा गया है और बाद में वे सार्वजनिक जीवन में वापस लौट आए थे। तख्ता पलट फेल हो गया था। 2017 में जिम्बाब्वे में सेना ने रॉबर्ट मुगाबे, जो लंबे समय तक जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रहे, उनको पद से हटा दिया और उनको घर में ही हाउस अरेस्ट कर दिया था। लेकिन तब भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार रिपोर्टिंग होती रही थी। म्यांमार में 2021 में सेना ने आंग सान सूची को हाउस अरेस्ट में रखा, कभी कारावास, कभी घर में स्थानांतरण, लेकिन हर चरण की सूचना दुनिया तक पहुंचती रही। ईरान में 2011 से मीर हुसैन मुसवी और मेहंदी करूबी को लंबे समय तक बिना मुकदमे के नज़रबंद रखा गया और उनको कभी कभी आंशिक छूट दी जाती थी, जिसकी खबरें आती रहती थी। ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरह गायब हो गए थे। पाकिस्तान में 2023-24 में इमरान खान की गिरफ्तारी, उनको बार बार हिरासत में लिए जाना, उनको हाउस अरेस्ट करने का भी मीडिया अपडेट करता रहता था। इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट दिखता है कि जहां पारदर्शिता रही वहां अफवाहें कम रहीं और जहां सूचना का अभाव रहा वहां अविश्वास और अस्थिरता बढ़ी है। वर्तमान दौर में हमारे देश के मीडिया का हाल देखिए। छोटी से छोटी घटना, जिसको मैं बकवास कह सकता हूं, अंधविश्वास बढ़ाने वाली घटनाएं, आए बाएं शाये फालतू के बाबाओं की बातें, इन सब पर हमारे मीडिया चैनलों के कैमरे खड़े मिलते हैं और ये बकवास सुनने के लिए हम अभिशप्त हैं। लेकिन इस देश का नंबर 2 पोजीशन में रहा व्यक्ति गायब है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन एक भी कैमरा उपराष्ट्रपति के आधिकारिक निवास के बाहर आपको नहीं मिलेगा। भारत की मौजूदा स्थिति आपातकाल से भिन्न है। यहाँ मौलिक अधिकार पूरी तरह लागू हैं, फिर भी धनखड़ की सार्वजनिक अनुपस्थिति और आधिकारिक चुप्पी विपक्ष को आरोप लगाने का मौका दे रहा है और नाना प्रकार की अफवाहों को जन्म दे रहा है। मीडिया जैसा जायज है तो पूरी तरह नाजायज, मगर स्पष्ट है खामोश है। अगर सरकार के पास उनकी अनुपस्थिति का कोई वाजिब कारण है, स्वास्थ्य का कारण है, सुरक्षा का कारण है, या धनखड़ साहब निजी तौर पर चाहते हैं कि वो किसी से ना मिले, तो एक संक्षिप्त आधिकारिक बयान ही इस बहस को खत्म कर सकता है। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की अनुपस्थिति का नहीं, बल्कि उस लोकतांत्रिक स्वास्थ्य का है जिसमें सत्ता और जनता के बीच भरोसा टिका रहता है। न्यायमूर्ति खन्ना ने 1976 में जो कहा था कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और राजनीतिक दृष्टि से धनखड़ जैसे विवादास्पद कार्यकाल वाले पूर्व उपराष्ट्रपति का अचानक उजल हो जाना और उनके अतीत के राजनीतिक झुकाव यह प्रश्न और भी प्रबल करते हैं कि क्या वे भी सत्यपाल मलिक की राह पर चलने के लिए तैयार थे और क्या वे सत्ता के लिए असहज सवाल खड़े कर सकते हैं। ये बड़े गंभीर प्रश्न हैं दोस्तों, क्योंकि मुद्दा लोकतंत्र का है। हम एक लोकतांत्रिक देश होने की बात करते हैं, दंभ करते हैं और दावा करते हैं। इसीलिए मुझे अटल जी याद आए थे कि दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, सच से मैं भय खाता हूँ, गीत नया नहीं गाता हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र इस देश में जिंदा रहेगा और हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। इसलिए अपनी बात को मैं अटल जी की ही एक दूसरी कविता से समाप्त करता हूँ। सुनिए इस कविता को। धन्यवाद। गीत नया गाता हूँ,
गीत नया गाता हूँ टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया।